बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज सिम्बायोसिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम, और उसमें हमने अभी तक बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिस्कस कर लिए थे। द फर्स्ट इज कंपटीशन एंड द सेकंड इज प्रीडेशन। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सिम्बायोसिस का है और सिम्बायोसिस के बारे में कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो आइए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को एक्चुअल में हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस में काउंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंटरस्पेसिफिक जो इंटरेक्शंस थी उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो या डिफरेंट स्पीसीज के दरमियान हो तब ये एक्चुअल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहलाती है। तो आइए इसे देखते हैं जी। आपके सामने सिम्बायोसिस की डेफिनेशन है। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था स्टूडेंट्स के इसको तीन जगह सेपरेट करके पढ़िए, सिम्बायोसिस। ठीक है जी। अच्छा जी जी, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स सिम्बायोसिस की? कि इट इज अ रिलेशनशिप। पहली बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये एक रिलेशनशिप है जी बिटवीन, किसके दरमियान? द डिफरेंट स्पीसीज। किसके दरमियान? डिफरेंट स्पीसीज। और डिफरेंट स्पीसीज को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या नाम दिया था? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या नाम दिया था? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच, जिसमें दे लिव लॉन्गर एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगी, उनका आपस में एक रिलेशनशिप होगा और उस रिलेशनशिप के लिए जब वो एक साथ रहेंगे तो वो एक पीरियड स्पेंड करेंगे। पीरियड मींस के स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करेंगे और वो टाइम जो है उसकी वैसे काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि वो टाइम लॉन्गर भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, या फिर शॉर्टर भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया जी। तो अब आपने स्टूडेंट्स सिम्बायोसिस से क्या गेट किया कि सिम्बायोसिस एक्चुअल में एक ऐसा रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीसीज का। क्या चीज? ऐसा रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीसीज का जिसमें डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड के साथ, लॉन्गर पीरियड में एक दूसरे के साथ रहती हैं। तो अब चलते हैं जी इनकी टाइप्स की तरफ कि ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं और किन कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक वो एक साथ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा है टाइप्स की हेडिंग दी गई है सिम्बायोसिस की, तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है जो हमने डिस्कस करनी है, इट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। ठीक हो गया जी। ये एक फेमिलियर वर्ड है जो होपफुली आपने पहले भी 9th क्लास में जरूर सुना होगा। ये पैरासिटिज्म वर्ड जो है एक्चुअल में आपने प्रीवियस क्लासेस में एज अ पैरासाइट जरूर सुना होगा। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड जो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स में आ जाती है टाइप, इट इज म्यूचुअलिज्म। क्या वर्ड है? म्यूचुअलिज्म। ठीक है।
म्यूचुअलिज्म जो है ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। जब हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो इसको डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एंड लास्ट इज द कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, ठीक है जी, ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म है, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, बिल्कुल न्यू टर्म है। तो ये दोनों न्यू टर्म्स हैं आपके लिए, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। बाय द वे हमने स्टूडेंट्स सिम्बायोसिस में इन तीनों की डिस्कशन करनी है और इनको डीपली जाके समझना है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें आपके पास पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, इनको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। एंड इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसमें आपके पास जो पैरासिटिज्म है इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसा कि आपको बताया गया कि वर्ड पैरासिटिज्म से आप फेमिलियर हैं, आप इस वर्ड को जानते हैं क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक वर्ड, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सुनी है, उसको रीड किया, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो 9th क्लास में हमने एक ब्रांच की डिस्कशन की थी विच इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, विच इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बायो की वो ब्रांच को कहते हैं या बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं पैरासाइट की। किसकी डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स? पैरासाइट की। और अगर इसी पैरासाइट का रिलेशनशिप को मेजर किया जाए या उसका रिलेशनशिप पैरासाइट का दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ उसके रिलेशनशिप की डिस्कशन की जाए देन इट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, देन इट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। तो ये देखिए आपके पास 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक ही चीज को हमने समझना है। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ पैरासाइट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप with other organism and specifically different species, then it is called parasitism। तो मैंने कुछ ऐसा ही ऊपर राइट किया कि पैरासिटिज्म क्या है। पहले तो मैंने आपको यह बात कंफर्म करवा दी कि इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि इसमें आपके पास इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की हम बात करेंगे। और इसके बारे में हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, किस क्लास में? 9th क्लास में ब्रांचेस में हमने इस चीज को पढ़ा था, एक ब्रांच को पढ़ा था, इट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। क्या वर्ड था? पैरासाइटोलॉजी। और इसमें हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता था? पैरासाइट। लेकिन स्टूडेंट्स जब इसको आपको इस ब्रांच के बारे में बताया गया तो यकीनन आपको पैरासाइट के अलावा कुछ और टर्म्स भी बताई गई कि जो पैरासाइट है उसको कुछ न्यू वर्ड से भी जाना जाता है। कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम ये बताते हैं कि पैरासाइट को हम और किस वर्ड से और किस स्पेसिफिक वर्ड से पुकार सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो वर्ड पैरासाइट है, ठीक है, इसके अलावा हम इनको पैथोजन भी कहते हैं। क्या वर्ड है? पैथोजन, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसको फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन एजेंट का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। यहां पे फॉरेन जो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास जो जी होता है, ये जी वर्ड जो है यहां पे साइलेंट होता है, ठीक है, इसलिए वर्ड फॉरेन एजेंट बन जाता है। अब ये तीनों टर्म्स हैं, पैथोजन, फॉरेन एजेंट, पैरासाइट, ठीक है, ये वो टर्म्स हैं जो उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूटिलाइज की जाती हैं जो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बनाने आ रहे हैं। और वो स्पेसिफिक रिलेशनशिप एज अ प्रोसेस क्या होगा, अब हम वो देखने जा रहे हैं जी। अब इसका प्रोसेस क्या है पैरासिटिज्म का, ये होगा कैसे? देखिए, पैरासिटिज्म में 2 पार्टनर होंगे, रिलेशनशिप है ना, तो 2 स्पीसीज होंगी डिफरेंट, तो उनमें से आप एक एक पार्टनर ले लीजिए। तो अब आप कहेंगे जी 2 पार्टनर हो गए। इसमें स्टूडेंट्स एक पार्टनर जो है वो हमारे पास स्मॉलर होता है साइज में, जबकि दूसरा पार्टनर जो होता है वो साइज में बिगर होता है या लार्ज होता है, ठीक है। अब आपने यहां पे कुछ समझना है। देखिए,
पैरासाइट की डेफिनेशन जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, हमने कुछ इस तरह पढ़ी थी कि एक ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन एजेंट होता है या पैरासाइट है, वो एनवायरनमेंट से आता है, ठीक है, अपनी जो ह्यूमन बीइंग है फॉर एग्जांपल, इसकी बॉडी पर बैठता है, ठीक है, वहां पे शेल्टर करता है यानी पनाह लेता है, ठीक है, आराम करता है यानी शेल्टर, उसके अलावा वहां से फूड भी लेता है यानी अपने लिए खाना भी लेता है, लेकिन उसके रिटर्न में वो उसको, उस ऑर्गेनिज्म को जिसके साथ उसने रिलेशन बनाया यानी ह्यूमन, उसको नुकसान भी देता है। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, इसको समझेंगे तो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल इज लाइस, ठीक है, हमारे बालों में, हमारे हेयर्स में लाइस आ जाती हैं। अब वो आके हमारे हेयर्स के साथ अटैच हो जाती हैं। अब ये उनका रिलेशनशिप बन गया कि जो हमारे पास लाइस है वो एक स्पीसी है और ह्यूमन बीइंग दूसरी। अब ये पहली बात यहां पे क्लियर हो गई कि दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, यानी ये कौन सी इंटरेक्शन हुई, ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन हुई। दूसरी बात, इसमें आप देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो साइज में क्या होता है, बिगर ऑर्गेनिज्म, जबकि लाइस जो है वो साइज में क्या होती है, शॉर्टर या स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। दो बातें क्लियर हो गई। अब क्या होगा, वो जो स्मॉलर पार्टनर है यानी लाइस, वो आएगी सबसे पहले हमारे हेयर्स में, बालों में शेल्टर करेगी यानी पनाह करेगी। शेल्टर करने के बाद वो क्या करेगी, वो एक स्पेसिफिक वे से अपने माउथ से स्पेसिफिकली कुछ ब्लड जो है वो ह्यूमन बीइंग का सक करेगी, चूसेगी। जब वो ब्लड ले रही है तो एक्चुअल में ब्लड के थ्रू वो अपना फूड गेन कर रही है, ठीक है जी। अब देखिए उसने शेल्टर भी किया स्मॉलर पार्टनर ने यानी लाइस ने, फिर फूड भी लिया स्मॉलर पार्टनर लाइस ने, ठीक है। अब लेकिन इसके रिटर्न में, इसके ऑपोजिटली ह्यूमन को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उसका ब्लड जा रहा है, और जहां से ब्लड जा रहा है वहां पे कुछ हल्का सा आप कह लीजिए रैश भी बन सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बिगर पार्टनर है उसको पैरासाइटिज्म के रिलेशनशिप में हमेशा क्या मिलता है, हार्म मीन्स नुकसान मिलता है। क्या मिलता है, नुकसान। और देखिए ये एक वो कॉमन एग्जांपल है डोमेस्टिकली जो आपको अपनी रूटीन लाइफ में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा, नहीं तो आपने उसको फेस होते हुए जरूर देखा होगा। तो देखिए ये एग्जांपल इतनी क्वाइट सिंपल है कि आपको ये प्रोसेस जो है ये समझ आ जाना चाहिए। अब सामने मैंने कुछ ऐसे ही हेडिंग्स बनाई हैं कि देखिए इसमें एक स्मॉलर पार्टनर है, तो स्मॉलर पार्टनर का हमेशा क्या होता है, बेनिफिट। क्यों, जाहिर सी बात है उसको खाना भी मिल रहा है, फूड शेल्टर भी मिल रहा है, ठीक है, तो उसको फूड भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है, खाना और पनाह, और उसको क्या चाहिए जिंदगी में। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका लार्जर पार्टनर है या बिगर पार्टनर है उसको क्या मिलता है, नुकसान यानी हार्म। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे मूव करते हैं जी स्टेजेस की तरफ कि अब जो पैरासाइट्स हैं जब ये आकर रहते हैं किसी भी दूसरे पार्टनर की बॉडी में यानी शेल्टर करते हैं, फूड गेन करते हैं, तो किन स्टेजेस पर काम होता है। देखिए दो तरह की स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज द टेम्परेरी पैरासिटिज्म, ठीक है, एंड सेकंड इज परमानेंट पैरासिटिज्म। अब इसमें वर्ड स्टूडेंट्स, टेम्परेरी का मतलब आपको पता है आरजी होता है, आरजी यानी कुछ देर के लिए, और परमानेंट का मतलब क्या होता है, मुस्तकिल यानी मुकम्मल, लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा देर के लिए। जब तक दूसरा ऑर्गेनिज्म हयात है, जिंदा है, तब तक वो उसकी बॉडी में पैरासाइट रहेगा, ठीक है। अब टेम्परेरी पैरासिटिज्म क्या है, देखिए टेम्परेरी पैरासिटिज्म से मुराद कि जो पैरासाइट है वो अपनी जो होस्ट है उसकी बॉडी पर आएगा, ठीक है, होस्ट से मुराद वो ऑर्गेनिज्म, मेजबान। अब क्या होगा कि जो टेम्परेरी पैरासिटिज्म है इस प्रोसेस में पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी पर आएगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली या कह लीजिए इंडिपेंडेंट होके, फ्री लिविंग होके वहां पे शेल्टर करेगा और फूड गेन करेगा। फ्री लिविंग से मुराद क्या है, फ्री लिविंग से मुराद कि अब उसने सिर्फ यहां पे नहीं रहना बल्कि वो अपना रहने का एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में लाइस आपको शायद सूटेबल ना लगे तो मस्कीटो एक गुड एग्जांपल है।
मस्कीटो जो मच्छर होते हैं आप वो देख लीजिए। एक मस्कीटो आता है, फॉर एग्जांपल वो एक ह्यूमन बीइंग को काटता है, उससे ब्लड सक करता है, ठीक है। अब ये फ्री लिविंग है, क्यों? क्योंकि वो आर्जी तौर पे उस ह्यूमन के पास गया, उससे ब्लड सक किया, फिर किसी दूसरे के पास जाएगा, उससे ब्लड सक करेगा, फिर किसी तीसरे के पास जाएगा, उससे ब्लड सक करेगा। ये टेम्परेरी पैरासिटिज्म है, जिसमें जो आप कह लीजिए पैरासाइट है वो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग से मुराद कि वो अपनी मर्जी से फ्रीली घूम के अपने एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं से अपना फूड गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी पैरासिटिज्म में सिंगल एक लाइफ साइकिल चलती है और उसमें जो पैरासाइट है वो अपना फूड इजीली गेन कर लेता है, ठीक है। कुछ देर के लिए अगर शेल्टर करना हो तो शेल्टर भी कर लेता है, लेकिन होता फ्री लिविंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी पैरासिटिज्म में जो हमारे पास पैरासाइट है वो हमेशा क्या होता है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, यानी आजाद, फ्रीडम हासिल करने वाला। अब आइए परमानेंट पैरासिटिज्म की तरफ। देखिए परमानेंट पैरासिटिज्म का मतलब है मुस्तकिल, यानी लॉन्ग लास्टिंग। ये ऐसा पैरासाइट है जब ये बॉडी के अंदर आएगा तो ये परमानेंटली बॉडी के अंदर इसने आपके रहना है, यानी जब तक आपकी बॉडी वर्किंग कर रही है एज अ मशीन, जैसे जैसे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल्स काम कर रहे हैं, तो ये जो परमानेंट पैरासिटिज्म के प्रोसेस में जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। और ये जितनी देर तक रह सकता है तब तक वो पैरासाइट जो है, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूं परमानेंट की, वो उस होस्ट की बॉडी में रहता है, ठीक हो गया जी। इसमें स्टूडेंट्स कह लीजिए कि ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। परमानेंट पैरासिटिज्म में आप कह सकते हैं कि जो पैरासाइट है वो क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे? अपने होस्ट पे। होस्ट से मुराद आप समझिए मेजबान, ठीक है। जैसे आपके घर पे आप देखिए, अगर होस्ट का रिलेशनशिप मैं आपको समझाऊं तो एक मेजबान होता है, एक मेहमान होता है। अब क्योंकि मस्कीटो की अगर एग्जांपल ली जाए, मस्कीटो बाहर एनवायरनमेंट से ह्यूमन बीइंग पे आकर बैठता है, तो मस्कीटो जो है वो मेहमान है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है जिसको वो काटने आया वो उसका मेजबान है। जिस तरह हमारे घर में मेहमान आते हैं, ठीक है, हमारे चचा आ जाते हैं, हमारे ताया अबू आ जाते हैं, तो ये हमारे मेहमान होते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या हैं? मेजबान, जिसको हम इंग्लिश में होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो परमानेंट पैरासिटिज्म में क्या होता है? जो पैरासाइट है वो आता है अपने होस्ट पे और उस पे आकर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी मुनहसर हो जाता है कि उसी पर ही रहना है। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स बहुत से वायरसेस आ जाते हैं। एक हिसाब से कह लीजिए ऑल वायरसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट पैरासिटिज्म, और बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया परमानेंट पैरासिटिज्म में चंद एक होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन वायरसेस जितने भी हैं वो परमानेंट में तकरीबन ऑल इंक्लूड किए जाते हैं। लें स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, इट इज क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब कि इनको जो हमारे पास पैरासाइट्स हैं इनको हमने कैसे क्लासिफाई किया। तो यहां पे लिटरली आपको नजर आ रहा होगा दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, फर्स्ट इज एक्टो एंड सेकंड इज एंडो, ठीक है जी। अब आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए और होपफुली ये टर्म्स आपने पहले भी सुनी है, ठीक है। तो मैं इसकी मीनिंग यहां पे राइट कर देता हूं जी। एक्टो मींस आउटसाइड, ठीक है, एंड एंडो मींस इनसाइड, यानी ऐसे पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी की आउटर सरफेस पे आकर रहते हैं, दैट टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स यानी जो आउटसाइड, आपको लिखा नजर आ रहा है आउटसाइड में। अब आप देखिए एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जिस तरह अभी दो एग्जांपल्स हमने नेम्स लिए। फर्स्ट इज मस्कीटो। मस्कीटो जब भी आता है वो अपने होस्ट की आउटर सरफेस पे रहता है, तो वो एक्टोपैरासाइट। लाइस वो भी एक्टोपैरासाइट है। फिर अभी हम पढ़ेंगे बेड बग्स, ये एग्जांपल्स अभी लिखी हुई हैं फर्दर, वो हम देखेंगे। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी के इनसाइड आकर रहते हैं,
दैट टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एस्केरस है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी लिविंग पैरासाइट है। प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम, ये आपने सुना होगा वर्ड, आपको याद होगा 9th क्लास में 2nd चैप्टर में हमने मलेरिया की डिस्कशन की थी वहां पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम क्या होता है। सॉरी अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स आप कह लीजिए कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपने देखा हम कितना डिटेल में गए पैरासिटिज्म में, और इसको हमने डिटेल में जाके डिस्कस किया। देखिए इसमें जहां तक बात स्टूडेंट्स रीडिंग की है, मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरा आपको यहां पे रीड करवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको एक मर्तबा रीड करना आपके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने की गई है और उसमें काफी हद तक रीडिंग कवर हो चुकी है, इसलिए मैं इसकी रीडिंग तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन पेज नंबर 124 से कुछ बातें आपके सामने रीड करना जरूरी है। मैं डायरेक्टली जो है उन पर आ रहा हूं, आप भी आ जाइए। इसमें आपको कुछ डायग्राम्स बनी नजर आ रही होंगी, उन्होंने जो जो एग्जांपल्स लिखी हैं कोशिश की है साथ साथ उनके डायग्राम्स ड्रॉ कर दें ताकि आप उन्हें भी देख लें। तो आप ना एंडोपैरासाइट्स पे आ जाएं, क्योंकि आपने इनकी जो एग्जांपल्स हैं इनको पहले नहीं देखा ना सुना, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर, ठीक है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं और रहकर शेल्टर एंड फूड लेते हैं। अब इसमें पहला जो एग्जांपल है देखिएगा एस्केरस है, ठीक है, ये आप कह लीजिए ह्यूमन बॉडी पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसी तरह आपके पास एंटाअमीबा है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मोडियम है। देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके सामने मैंने रीड की, ठीक है, ये आप कह लीजिए इनसाइड पैरासिटिज्म प्रोसेस करते हैं, और ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं आप कह लीजिए कि ये ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, ठीक है। इन पे मजीद डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको जरूर गूगल करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद ब्रिलियंट हों, ठीक है। इसके अलावा टॉप पे आप देखिए मस्कीटो के साथ एक डायग्राम है लीचेस की। देखिए लीचेस वर्ड जो है ये लीच से निकला है और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटर्नल बॉडी पर रहकर ब्लड सकिंग करता है, ठीक है। ये जहां पे अगर आप चले जाए ना सी वाली साइड पे, समंदर वाली, वहां पे पानी के अंदर ये लीच जो है काफी हद तक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एक्सटर्नली भी अवेलेबल होते हैं, तो अक्सर ये ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। साइज इनका आपको नजर आ रहा है बुक में, ये अटैच होकर ब्लड की सकिंग शुरू कर देते हैं एक्सटर्नली, उसी तरह जिस तरह मस्कीटो करता है, ठीक है। लें स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा पैरासिटिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, विच इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है पैरासिटिज्म का जिसमें जो 2 पार्टनर्स हैं, कौन से 2 पार्टनर्स, ये कॉमन बात है, याद रखनी है, इंटरस्पेसिफिक, कौन से, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस रखने वाले जो 2 पार्टनर्स हैं डिफरेंट स्पीसीज के। म्यूचुअलिज्म में उन दोनों को, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट का मतलब फायदा, और बदले में एक दूसरे को नुकसान नहीं देते। बात समझ आई? म्यूचुअलिज्म वर्ड निकला है, आप यूं कह लीजिए म्यूचुअल से। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, बाहमी ताउन, कि एक दूसरे से मिलकर ताउन करके आप कोई काम कर लें, ठीक है। तो म्यूचुअल से वर्ड म्यूचुअलिज्म आया। तो म्यूचुअलिज्म कैसा प्रोसेस है, याद रखिएगा, जिसमें जो दोनों पार्टनर हैं दोनों बेनिफिट लेते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को नुकसान नहीं देते, ठीक है। तो आपके सामने डेफिनेशन राइट की गई कि जी बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट एंड नीदर इज हार्म्ड। नीदर मतलब कि दोनों जो हैं उसको नुकसान दोनों को नहीं होगा। जबकि अगर आप पैरासिटिज्म की डेफिनेशन को अब पढ़ेंगे तो आपको लिखा नजर यही समझ आएगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉलर पार्टनर होता है उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लाइक मस्कीटो, लाइस वगैरह, जबकि जो लार्जर या बिगर पार्टनर होता है लाइक ह्यूमन, उसे क्या मिलता है, नुकसान। यानी एक को फायदा मिलता है पैरासिटिज्म में, दूसरे को नुकसान। लेकिन म्यूचुअलिज्म क्या है, देखिए, जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिजम्स या पार्टनर है उन दोनों को क्या मिलता है, बेनिफिट यानी फायदा। ठीक हो गया जी। अब जरा आते हैं इनकी एग्जांपल्स पे जी। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझने वाली हैं, ठीक है जी।
ले जी पहली एग्जांपल आपके सामने है टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआन जी, अब देखिए टर्माइट्स क्या होती हैं, इनका उर्दू में मीनिंग याद रखें और मैं अब आपसे जैसे बात डिस्कस करूंगा आप कहेंगे सर कि ये टर्माइट्स का तो हमें पता था, आपने क्यों इतना डिटेल में बताया। तो लेकिन इसके अंदर एक दो बातें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो बायोलॉजी ही आपको समझा सकती है। देखिए टर्माइट्स कहते हैं दीमक को। अब जैसे ही वर्ड दीमक हम सुनते हैं हमें समझ आ जाती है, अच्छा ये वो ऑर्गेनिज्म है, हमारे घर में फलां अलमारी है, फलां टेबल है, अक्सर हम मामा कहती हैं, पापा कहते हैं जी टेबल को दीमक लग गई है, दीमक खा गई है, ये वो दीमक की बात होने जा रही है। अब देखिए टर्माइट यानी दीमक और इसके साथ जो दूसरा पार्टनर है वो कौन है, प्रोटोजोआन। अब होता क्या है, देखिए टर्माइट की नेचर है जो आपको भी पता है, अभी आपको बताई कि इसने ईट करना होता है, खाना होता है किसको, वुड को। वुड मतलब लकड़ी, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट है तो आप जानते हैं कि वुड के अंदर जो मौजूद होता है केमिकल कंपोनेंट, उसकी सेल वॉल में इट इज सेलुलोज। ठीक है जी, सेलुलोज। कोई दूसरी टर्म में यूज हुई हो यकीनन, ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, अब सेलुलोज जो है ये वुड के अंदर पाई जाती है, लकड़ी में पाई जाती है, जो कि एक्चुअल में दीमक खाने आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है, प्रॉब्लम यहां आता है स्टूडेंट्स के जो टर्माइट्स हैं, दीमक हैं, वो उस लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसमें सेलुलोज मौजूद है और सेलुलोज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास कोई एंजाइम्स नहीं है। लेकिन टर्माइट क्या करती है, अपनी इंटेस्टाइन में यानी आंत में, इंटेस्टाइन में रहने के लिए प्रोटोजोआन को शेल्टर करती है। यानी प्रोटोजोआन को टर्माइट क्या देती है, शेल्टर। शेल्टर मतलब पनाह। ठीक हो गया। अब प्रोटोजोआ को जब शेल्टर मिल जाता है तो टर्माइट उसे क्या कहती है, ये टर्माइट्स कहती हैं जी कि आपने हमें सेलुलोज तोड़ के देना है। तो अब ये प्रोटोजोआन की प्रॉपर्टी है कि इसके पास एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड सेलुलेज। और आप बेहतर जानते हैं जिस चीज के आखिर पे एएसई आता है वो एंजाइम होता है। अब ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, ये एक्चुअल में डाइजेस्ट कर देता है किसको, सेलुलोज को, जिस वजह से टर्माइट जो है वो इस सेलुलोज को मतलब वो डाइजेस्ट करवा देता है, तो ये आगे से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसमें बेनिफिट किसको मिला, टर्माइट्स को, कि उसने वुड खाई तो सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट हो गया। लेकिन इसकी मदद करने वाला कौन है, प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन को उसने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टर्माइट्स ने शेल्टर। दूसरे नंबर पे वो प्रोटोजोआन को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड। टर्माइट से प्रोटोजोआन्स को शेल्टर भी दे रहा है, फूड भी दे रहा है और खुद भी फायदा ले रहा है। इसमें दोनों का फायदा, प्रोटोजोआन को रहने के लिए घर मिल गया यानी जगह मिल गई इस ऑर्गेनिज्म को, इसके साथ साथ उसको खाने के लिए खाना भी मिल रहा है। बदले में टर्माइट्स क्या कर रहा है, टर्माइट्स उससे सेलुलेज रिलीज करवा रहा है, जिस वजह से वुड का सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है और टर्माइट उसको इजीली क्या कर रहा है, अपने अंदर एडअप करवा रहा है। इसमें दोनों का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है और किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। तो इस तरह स्टूडेंट्स घरों में आप देखिए जो वुड हमारी है, लकड़ी, इस तरह उसकी जो आप कह लीजिए दीमक लगना शुरू हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें सिर्फ टर्माइट्स का हाथ नहीं है, जितना उनका हाथ है उतना ही प्रोटोजोआन भी इस काम में मौजूद होते हैं। ये स्टूडेंट्स पहली एग्जांपल थी। अब चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ। ये वर्डिंग थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है जी। राइजोबियम, राइजोबियम, तीन जगह इसको स्प्लिट कर लें। राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक साइंटिफिक टर्म है। इसको अगर सिंपल कर लिया जाए देन इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर आपने पीछे इसी चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होता तो मे बी ये टॉपिक मैं आपको ना पढ़ाता, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर डिटेल में बता दिया गया है कि राइजोबियम क्या है। ठीक है, देखिए म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप आपको समझ आ गया कि जिसमें दो पार्टनर्स मिलकर रहेंगे, दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, हार्म किसी को भी नहीं होगा।
ठीक है, ऊपर हमने जब फर्स्ट एग्जांपल देखी उससे हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब वही बात हमने सेकंड एग्जांपल में देखनी है। इसमें क्या होगा कि एक पार्टनर जो है वो बेनिफिट लेगा, दूसरा जो है वो शेल्टर बेनिफिट दोनों लेगा। ठीक है, अब आइए सुनिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है। देखिए ये नेचुरली तौर पे एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो कि अपने अंदर इतनी सकत रखता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। अब नेचुरली तौर पे इस बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली भेजा जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एटमॉस्फेयर में जाकर ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपको पता है, आपने केमिस्ट्री 10th क्लास में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। ये बैक्टीरिया ऊपर जाके उस नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है ये। एब्जॉर्ब करने के बाद क्लाउड्स में ये बैठ जाता है बैक्टीरिया। अब क्लाउड्स में जब बारिश होती है तो उसी रेन ड्रॉप के साथ ग्रेविटी की तरफ ये बैक्टीरिया आता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, राइजोबियम। ठीक है, अब ये राइजोबियम जब नीचे आता है तो इसको जमीन पे सॉइल में नजर आते हैं लिग्यूमिनियस प्लांट्स। लिग्यूमिनियस प्लांट्स कहते हैं फलीदार पौधे, यानी वो पौधे, वो प्लांट्स जिनमें फलियां हों। फलियां यानी आप यूं कह लीजिए जिस तरह पी प्लांट है, तो पी जो है वो फलीदार होती है, उसमें आपको पता है दाने होते हैं, फलियां निकलती हैं, फिर उसके अंदर दाने होते हैं, ग्रेन टाइप। अब जब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऊपर से नीचे आता है तो जो लिग्यूमिनियस प्लांट हैं इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ये चीज स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, चैप्टर नंबर 9 था ट्रांसपोर्ट का, वहां पे आपने पढ़ा था, या चैप्टर नंबर 8 के स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं प्लांट की बॉडी के लिए। इसमें से नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्लांट की बॉडी में आता है और उसकी ग्रोथ में मदद करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को लेकर जब लिग्यूमिनियस प्लांट्स के पास आता है, तो लिग्यूमिनियस प्लांट्स यानी आप कह लीजिए पी के पास आता है, तो पी कहता है पी प्लांट के भाई आप इस तरह करें, नाइट्रोजन हमें दे दें। ठीक है, बदले में हम आपको क्या देंगे, शेल्टर देंगे, आप रहेंगे हमारे पास, और साथ साथ आपको क्या देंगे, फूड। तो ये क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये जो ऊपर से नाइट्रोजन लेकर आता है इसको कहते हैं नाइट्रेट। ठीक है, ये नाइट्रेट बन जाता है जिसको एक्चुअल में नाइट्रेट्स कहा जाता है। ये पूरी एक साइकिल है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू एएलपी पढ़ा है। अगर हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होता पीछे तो आपको ये बात प्रॉपरली समझ आ जाती, लेकिन अगर अभी आप इसी पॉइंट को याद रख लें तो इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, और कन्वर्जन के बाद ये जो है प्रोवाइड कर देता है आगे किसको, लिग्यूमिनियस प्लांट्स को, जिसकी एग्जांपल में हम किसको ले रहे हैं, पी को। इस तरह पी प्लांट की इजीली क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ग्रोथ, इनका ये बेनिफिट पूरा हो जाता है। लेकिन इधर से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसको रहने के लिए शेल्टर और साथ ही साथ फूड देना किसका काम है, इन्हीं लिग्यूमिनियस प्लांट्स का। ठीक है, लिग्यूमिनियस प्लांट्स जो हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों को बेनिफिट होता है और हार्म किसी को भी इन दोनों में से नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको आपने पहले नहीं सुना था। बहरहाल यहां तक हमारे दो जो इंपॉर्टेंट कह लीजिए टाइप्स थी सिम्बायोसिस की वो कंप्लीट होती हैं। बहुत डिफिकल्ट थी आपके लिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इनमें से कुछ बातें सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब हमारी थर्ड टाइप है कमेंसलिज्म। इसको इंशाल्लाह हम अपने वर्क फॉर डे 5 में डिस्कस करेंगे और सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आप इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इमर्ज करिए, इमर्ज कह रहा हूं, आप इनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को निकालिए, उनको आप बनाइए और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। आज हमारा स्टूडेंट्स वर्क फॉर डे 4 यहां तक कंप्लीट होता है। म्यूचुअलिज्म की रीडिंग आपने खुद करनी है। थैंक यू सो मच।
स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज कमेंसलिज्म। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिम्बायोसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें फर्दर हमने 3 टाइप्स की डिस्कशन करनी थी, जिसमें 2 टाइप्स जो थी लाइक आप कह लीजिए पैरासिटिज्म और एंड म्यूचुअलिज्म। ये जो 2 टाइप्स थी इनकी हमने डिस्कशन कर ली थी। आज जो इसकी टाइप रह गई थी कमेंसलिज्म, आज हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने पैरासिटिज्म पढ़ा था तो उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हमने स्टडी की थी कि जिसमें एक पार्टनर जो है उसको बेनिफिट होगा, स्मॉलर पार्टनर, और जो लार्जर पार्टनर है उसको हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा यानी हार्म होगा। इसी तरह म्यूचुअलिज्म में हमने क्या पढ़ा, म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि जिसमें जो दोनों पार्टनर्स हैं, जिसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। अब हम थर्ड टाइप पे आज जा रहे हैं और यहीं से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने लगा है, विच इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। तो आइए देखते हैं जी स्टूडेंट्स के कमेंसलिज्म क्या है। मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर राइट की है, ठीक है, इट इज क्वाइट सिंपल, लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने गौर से सुननी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि जी व्हाट इज कमेंसलिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। ये बात तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, यानी एक पार्टनर जो है उसको क्या होगा, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या, फायदा। क्या होगा, फायदा, बेनिफिट होगा। वाइल, जबकि द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, कि जो दूसरा है ना उसको कोई फायदा होगा और ना ही उसको कोई नुकसान होगा। इट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कमेंसलिज्म में जो दोनों पार्टनर्स हैं उनमें जो एक पार्टनर है स्टूडेंट्स, उस पार्टनर को बेनिफिट होगा, जबकि जो दूसरा पार्टनर है उस पार्टनर को ना ही कोई फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, इन्हें जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आपने आई थिंक सो ये एग्जाम्पल्स पहले नहीं पढ़ी हुई अपने सिलेबस में, ठीक है। तो जी पहली एग्जाम्पल है एपीफाइट्स प्लांट्स। एपीफाइट्स प्लांट्स क्या है जी, ये हमारा पहला पार्टनर है, ठीक है जी। और ये कौन सा पार्टनर है, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एग्जाम्पल्स में जो 2 नेम लिखे हुए हैं 1 और 2 में, ये वो हमारे पास पार्टनर्स हैं जिन पार्टनर्स ने यहां पर बेनिफिट लेना है। मैंने उनके नाम मेंशन नहीं किए, जिनको ना तो बेनिफिट होगा और ना ही हार्म होगा। तो हम यहां से बात स्टार्ट करेंगे, साथ साथ उसको रीड करना है हमने, इसीलिए। तो जी एपीफाइट्स प्लांट क्या होते हैं? देखिए एपीफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है, और ये स्मॉल होने की वजह से ज्यादातर जो लार्ज प्लांट्स होते हैं, कौन से, लार्ज प्लांट्स, उनके सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे हम राइट कर लेते हैं कि एपीफाइट प्लांट्स जो हैं, एपीफाइट प्लांट्स जो हैं ये क्या होते हैं, अपने साइज में स्मॉल होते हैं और स्मॉल होने की वजह से ये ज्यादातर पाए जाते हैं सराउंडिंग्स ऑफ लार्ज प्लांट्स। यानी जो लार्ज प्लांट्स हैं या लार्जर प्लांट्स हैं, बड़े जो पौधे हैं उनके इर्द गिर्द ये पाए जाते हैं। और अब ये करते क्या है, देखिए इनकी रिक्वायरमेंट है फूड। ये इन लार्ज प्लांट्स को तंग नहीं करते, उनके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि ये एटमॉस्फेयर से जो जो चीजें इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनसे इन्होंने फूड बनाना है एज अ प्लांट, एपीफाइट प्लांट्स क्या करते हैं, वहां एनवायरनमेंट से यानी एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट से
वो तमाम चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये गेन करते हैं। कौन? एपिफाइट्स प्लांट्स। अब एपिफाइट प्लांट्स जब उनको गेन कर लेते हैं तो वो अपना फूड बना लेते हैं। अब फूड बनाने पर इनका क्या हो रहा है? फायदा। क्या हो रहा है? फायदा। और हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो लार्ज प्लांट्स हैं ना तो वो इनको कोई फायदा दे रहे हैं और ना ही प्रॉपरली कोई नुकसान, और ना ही खुद उनको कोई फायदा या नुकसान हो रहा है। बल्कि अगर देखा जाए कमेंसलिज्म के टॉपिक में तो जो एपिफाइट्स प्लांट हैं वो सिर्फ जो लार्जर प्लांट्स हैं उनके ऊपर शेल्टर करते हैं। क्या करते हैं? शेल्टर। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो एपिफाइट प्लांट्स हैं वो लार्जर प्लांट से कुछ ना कुछ क्या ले रहे हैं? बेनिफिट। क्या ले रहे हैं? बेनिफिट। तो इस तरह ये डेफिनेशन प्रॉपर हुई कि ये ऐसा सिम्बायोसिस की ऐसी टाइप है सिम्बायोसिस की जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है। अब वो बेनिफिट इधर आपने याद रखना है कि एपिफाइट प्लांट्स को जो बेसिकली बेनिफिट मिल रहा है वो एक्चुअल में उन्हीं लार्ज प्लांट्स के ऊपर शेल्टर मिल रहा है, विच इज अ बेसिक आप कह लीजिए बेनिफिट। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली एग्जांपल थी। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 125 पे आ जाइए। कमेंसलिज्म डेफिनेशन सेम है इसलिए मैं उसको रीड नहीं कर रहा। हम एपिफाइट्स की जो एग्जांपल है फर्स्ट उसे देखने जा रहे हैं। देखिए, एपिफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स। ये छोटे प्लांट्स होते हैं। फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी ये एटमॉस्फेयर जो है वहां से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं जो इन्हें चाहिए उन्हें गेन करेंगे एंड प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और अपना खाना तैयार करेंगे। लार्ज प्लांट्स आर नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इन एनी वे। ठीक हो गया जी। तो ये एग्जाम्पल एक सूटेबल एग्जाम्पल है जो कि हम कह सकते हैं कि कमेंसलिज्म की जो डेफिनेशन है उसको जस्टिफाई करती है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपको नीचे अगर नजर आ रहा हो तो नीचे सेकंड पॉइंट बना हुआ है सक्कर फिश का। देखिए, सक्कर फिश के नाम से हमें फील हो रहा है, गट फीलिंग आती है, सक्कर वर्ड जो है वो सक से निकला है। ठीक है, इसमें भी बात वही है जिस तरह एपिफाइट प्लांट्स को शेल्टर मिलता है लार्जर प्लांट्स के पास, इसी तरह जो सक्कर फिश है ये जो लार्ज फिशेस होती हैं ओशंस में या सी में, फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए रिवर में एक हिसाब से कि शार्क है। अब शार्क एक आपको पता है एक बड़ा एनिमल है। शार्क ने जब वाटर में फ्लो करना है अपने फूड को तलाश करने के लिए तो सक्कर फिश क्या करती हैं स्टूडेंट्स कि सक्कर फिश जो है ये अटैच हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं किस पर? शार्क पर, या कह लीजिए जो बड़ी मछलियां लार्जर फिशेस जो होती हैं या लार्ज फिश उसकी बॉडी के साथ। अब जब ये अटैच हो जाती हैं तो इनको क्या मिल जाता है? एज अ शेल्टर। तो इनका क्या हो गया? बेनिफिट। अब इन्वायरमेंट में से यानी जो एक्वाटिक लाइफ है, वाटर का इन्वायरमेंट है, वहां से ये अटैच हो जाएंगे शार्क के ऊपर। शार्क जहां जहां जाएगी सक्कर फिश उसी शार्क की बॉडी के साथ अटैच होके ट्रैवल होती जाएगी। अब इसमें जो सक्कर फिश है उसको बेनिफिट मिल गया। ठीक है, और वो अपना फूड भी जो है वो रास्ते से अगर उसको वाटर में मिल जाता है तो सक्कर फिश उसे गेन कर लेगी। ठीक है, जबकि इसमें जो शार्क है आप देख सकते हैं उसने तो ट्रैवल करना ही करना था, उसने तो ट्रैवल करना ही करना था। इसमें जो शार्क है हम देख सकते हैं ना तो इसका कोई बेनिफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ या हार्म हुआ। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये एग्जांपल जो है सेम कमेंसलिज्म को जस्टिफाई करती है। जी स्टूडेंट्स, सक्कर फिश अटैचेस टू द सरफेस ऑफ शार्क्स बाय इट्स सक्कर। बाय इट्स सक्कर यानी ये स्पेशल कैविटी है इसकी बॉडी से जो कि अटैच हो जाती है शार्क की बॉडी के साथ। इन दिस वे शार्क प्रोवाइड्स इजी ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह लेकर जाना। तो शार्क इधर जो है वो एक्चुअल में सक्कर फिश को एक प्लेस से यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करती है, शिफ्ट करती है। टू दी सक्कर फिश टू न्यू फीडिंग ग्राउंड, ताकि ये सक्कर फिश जैसे ही शार्क के साथ किसी दूसरी जगह जाएगी तो वहां से वो अपना सारा फूड वगैरह गेन कर सकती है, और उसके लिए सक्कर फिश के पास आप कह सकते हैं एक न्यू फीडिंग ग्राउंड मिल जाएगी। फीडिंग ग्राउंड यानी खुराक हासिल करने की जगह। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आपको नीचे दोनों डायग्राम्स बनी नजर आ रही हैं, और इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिम्बायोसिस का टॉपिक है यहां तक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि नीचे एक एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं इसका आंसर करने के, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सिम्बायोसिस का टॉपिक समझ आ गया है, क्योंकि जो नीचे एक्टिविटी है वो आपको डायग्राम बनी नजर आ रही होगी बॉटम पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और उसके राइट साइड पे प्रॉपर उन्होंने एक पैराग्राफ में बताया है कि किस इन्वायरमेंट की बात हो रही है। अब आपने जस्टिफाई करना है और जज करना है इस चीज को कि ये जो नीचे डायग्राम है ये अकॉर्डिंग टू पैरासिटिज्म है, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअलिज्म है, या अकॉर्डिंग टू कमेंसलिज्म है, या फिर तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये आपकी एक होमवर्क है, आप कह लीजिए एक होम असाइनमेंट है ये एक्टिविटी। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको रीड करना है और इसका आंसर करना है। ठीक है, ये क्या एज अ होम असाइनमेंट है। ठीक है, चलिए अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम एएलपी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस चला रहे थे, तो अब जो पेज नंबर 126 पे हमारा बेसिक टॉपिक है इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इंपैक्ट, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है बायो के सिलेबस में से, इसलिए हम इसको रीड नहीं करेंगे। इसी तरह आप आगे आते जाइए, पेज नंबर 129 पे अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा पोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्रोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट एएलपी का पार्ट नहीं है, इसलिए ये सारे टॉपिक्स आप छोड़ दीजिए और पेज नंबर 132 पर आ जाइए। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 132 पे आपको कंजर्वेशन ऑफ नेचर का टॉपिक नजर आएगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है जी, ये पहले इसका मीनिंग सुन लीजिए कि आपने नेचर यानी कुदरत को कंजर्व करना है, यानी उसे तहफ्फुज प्रोवाइड करना है, उसको बचाना है। अब नेचर को एक इंसान कैसे बचाएगा और क्यों बचाएगा? देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेतहाशा मखलूकात को पैदा किया, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मखलूक है, एक क्रिएचर है विच इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान। उसको इतनी अकल अता फरमाई कि वो इंसान अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। ठीक है, और उसके लिए उस इंसान को हर चीज में डिफरेंस करना आना चाहिए। अब इसी एतबार से देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, यानी जो कुदरती जो हमें मटेरियल्स मिलते हैं वो जितने भी हैं, नो डाउट वो दूसरे एनिमल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो सिर्फ हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अबंडेंट अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही लिमिटेड थे नेचुरली तौर पे वो मटेरियल्स, और अब वो मजीद लिमिटेड फॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमने इस नेचर को कंजर्व करना है, तो हम ये देखेंगे कि वो कौन से मटेरियल्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनको इंसानों ने यानी ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से हम ये टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आप कह लीजिए या फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक ही बात है। इसी से रेलिवेंट एक लाइन मैंने सामने आपके राइट की है कि इसका मीनिंग क्या है जी, इट मीन्स टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, कि आप इसका मतलब यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज का तहफ्फुज करें। अब तहफ्फुज जो आपने नेचुरल रिसोर्सेज का करना है, अब यहां पे ये एक सवाल हो सकता है कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, दे आर अनकाउंटेबल।
ठीक है। लेकिन हम सिर्फ उनकी डिस्कशन अभी करेंगे जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, और उनकी डिस्कशन करेंगे जो बेसिक पिलर्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, जिनको कंट्रोल करना जितना जल्द हम कर सकें उतना जरूरी है। तो अब देखते हैं जी, पहले तो वो नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल, एंड सेकंड यहां पे जो राइट किए गए हैं जी वो मिनरल्स हैं। फॉसिल फ्यूल जो है स्टूडेंट्स, ये आपने केमिस्ट्री में जब चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे फॉसिल फ्यूल्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया। अब आप ये बेहतर जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज द कोल, जिसको हम कोयला कहते हैं। सेकंड इज द पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल मतलब जिसको हम उर्दू में पेट्रोल कहते हैं, एंड नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस। देखिए ये 3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको ह्यूमन बीइंग्स ही यूज करते हैं और अबंडेंट अमाउंट में इनका इस्तेमाल होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के बारे में, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के बारे में जाके रीड करें तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। इनमें से अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन हम इन तीनों प्रोडक्ट्स को लिमिटेड से अनलिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतने इस्तेमाल होने की वजह से अब ये दुनिया में अब लिमिटेड फॉर्म में रह गए हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि एक तो हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात कर ली, अब दूसरी तरफ मिनरल्स पे आ जाएं तो मिनरल्स तकरीबन स्टूडेंट्स तमाम ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहे जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में स्पेसिफिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल स्टूडेंट्स ये तो हो गए वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अगर हम इनकी कंजर्वेशन करना चाहते हैं पर्सनली, ठीक है, या कमर्शियल स्केल पे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि ये लिमिटेड अमाउंट में रह चुके हैं, इसीलिए हमें इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या उधर इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखिए जिस तरह मैं ये कहता हूं कि मैंने यहां से बाहर जाना है, ठीक है, कोई मतलब कि वॉक डिस्टेंस पे ही जाना है कि मैं इजीली वहां तक जा सकता हूं। अब अगर मैं चल के चला जाऊं तो वॉक करने से फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज होगा, ठीक है, हार्ट बीट बैलेंस होगी, यानी इसका पर्सनली मुझे फायदा है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं नहीं मैं थक जाऊंगा, मैं वहां तक कैसे जाऊं, बाइक पे जाना चाहिए, अब मैं बाइक निकालूंगा, यहां से 5 मिनट का कह लीजिए फासला है जहां तक जाना है, ठीक है, अब बाइक यूज कर ली, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बाइक का यूज करना, लेकिन कर ली। अब देखिए यूज करने से क्या हुआ, उसमें जो आपने बाइक में ऑर्गेनिक स्टफ डाला हुआ था वो एक्चुअल में पेट्रोल था, वो पेट्रोल यूज हो गया। तो अब वो देखिए कि पहले ही उसकी कंसंट्रेशन नेचुरल तौर पे दुनिया पे कम है, और अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इसकी कंसंट्रेशन मजीद कम हो जाएगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अब आप जो सोच रहे हैं अभी तो आप 10th क्लास में है, मैट्रिक में है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जितना जल्दी इंसान इस वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले उतना ही बेहतर वो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बना सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको अपनी नेचुरली आपको अपने एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में कहीं भी कोई चीज अगर वेस्ट होती नजर आ रही है तो कोशिश करिए कि वो चीज वेस्ट ना हो, ठीक है जी। चलिए अब ये तो वो तमाम तर बातें हो गई कि जो नेचर है उसमें ये मटेरियल्स हैं, ये चीजें हैं जो कि लिमिटेड फॉर्म में है, महदूद हैं, लेकिन हम इनको अनलिमिटेड क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब मैंने आपको इससे अकॉर्डिंग एक एडवाइस भी कर दी कि कोशिश करें कि आप इनको लिमिटेड फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसमें एक टर्म बल्कि मैं अगर मजीद ऐड कर दूं तो ये कॉन्सेप्ट मजीद ब्रिलियंट हो जाएगा, और वो टर्म ये है कि आप ये कह दीजिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक बात तो हमने पहले कर दी कि ये क्या है, लिमिटेड।
दूसरी बात इनमें ये एडिशन है, स्पेसिफिकली ये एडिशन जो है वो फॉसिल फ्यूल के लिए है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये एक्चुअल में नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बड़ा सिंपल है, रीन्यूएबल का मतलब दोबारा जनरेट होना, दोबारा तैयार करवाना, रिसोर्सेज यानी जराए जो हैं हमारे उनको दोबारा तैयार करवाना। तो नॉन का मतलब हो गया नॉट, इट मीन्स टू से फॉसिल फ्यूल जो हैं वो दोबारा तैयार नहीं हो सकते उन्हीं से जिससे वो वेस्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया 2 लीटर्स, आपने सुबह से शाम तक इस्तेमाल किया, आप घर आए 1/2 लीटर रह गया, ठीक है। अब वो बाकी 1.5 लीटर पेट्रोल कहां गया, उसको आप उसी से दोबारा जनरेट रीन्यू नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में गैसेस बन के एटमॉस्फेयर में चला गया। अगर वो गैसेस जो हैं जरा डेंजरस हुई तो वो आपके एटमॉस्फेयर को भी क्या करेंगी, डिप्लीट करेंगी, यानी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में फॉसिल फ्यूल्स जो है ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है जी। अब जरा मूव करते हैं स्टूडेंट्स कुछ मेथड की तरफ, या मेथड्स कह लीजिए, जिनको यूटिलाइज करके हम कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर जो मेथड्स हैं वो यूज करने लगे हैं ताकि जिन चीजों को हम दोबारा जनरेट करवा सकते हैं, दोबारा जनरेट से मतलब ये होगा कि जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा रिसाइकलिंग में लाया जा सकता है, और इस तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है जी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स यहां पे रीन्यूएबल का मतलब यानी वो रिसोर्सेज जिनको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए कुछ मेथड हैं जिनको आपने फॉलो करना है। इस मेथड की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इट इज कॉल्ड 3R स्ट्रेटेजी। क्या वर्ड है? 3R स्ट्रेटेजी जी। 3R स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? देखिए, क्योंकि यहां पे 3R राइट किया गया है यानी तीनों वर्ड जो हैं वो R से स्टार्ट होंगे। द फर्स्ट वर्ड इज रिड्यूस। क्या वर्ड है? रिड्यूस। सेकंड इज रीयूज एंड द थर्ड टर्म इज रिसाइकल। अब देखिए तीनों जो टर्म्स हैं आपको नजर आ रही हैं, ये कहां से स्टार्ट हो रही हैं? आर से। कहां से स्टार्ट हो रही हैं? आर से। इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट मार्कर से राइट किया ताकि आप इसका क्या कर सकें? डिफरेंस कर सकें। अब यहां पे इनके पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस का मतलब क्या है जी? एक चीज आपने ली, उसको आपने इस्तेमाल किया तो वो कंसंट्रेशन में कम हो गई, तो कम होने को हम क्या नाम देंगे? रिड्यूस। दूसरा वर्ड क्या है जी? रीयूज, यानी दोबारा इस्तेमाल करना, यानी जो चीज आपने इस्तेमाल की उसी चीज को दोबारा आप क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जी दोबारा कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक सिंपल एग्जांपल आप सुनिए। मैं कहता हूं जी आप घर में फॉर एग्जांपल स्प्राइट 1.5 लीटर जो बोतल होती है, बॉटल जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, आप वो लेकर आते हैं। आप सबसे पहले उस बॉटल को लेकर आएंगे क्योंकि माशाल्लाह आपके घर पर मेहमान आए हुए हैं, आप उनको सर्व करेंगे। जब आप उनको अपने जो मेहमान हैं, आपके गेस्ट हैं, उनको बॉटल सर्व करेंगे तो आप सबसे पहले बॉटल को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अब वो जो बॉटल थी एक्चुअल में उसकी जो कवरिंग है वो प्लास्टिक है, ऐसा ही है। अब आप जैसे ही उसको रिड्यूस करेंगे बॉटल को, अब आप क्या करेंगे? उसको वॉश करेंगे। आपकी मामा कहेंगी बेटा इसको वॉश करिए और इसको दोबारा इसमें पानी को रीफिल करिए या फिल कर दीजिए। आप पानी से उसको दोबारा भरेंगे और वो जो प्लास्टिक है यानी जो बॉटल थी प्लास्टिक की वो वेस्ट नहीं होगी, बल्कि आप उसको क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं। फिर वो बॉटल यूज होती रहेगी, चंद दिन जो है वो बॉटल आपकी फ्रिज में रहेगी, आप उसको यूज करेंगे। ये तमाम तर सारी बातें होंगी। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? उस बोतल को आप अपनी तरफ से फेंक देंगे,
या फिर आप उसको कह लीजिए किसी जगह पर जमा करेंगे कह लीजिए एज अ वेस्ट के तौर पे और उसे फेंक देंगे। फिर स्पेसिफिक वे से देखिए ये बॉटल जो है ये एक जगह पे जमा होती है और जमा होने के बाद ये सारा प्लास्टिक जाता है आप कह लीजिए इंडस्ट्री में, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम नाम देते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये टर्मिनोलॉजी जो है यहां पे राइट नहीं की गई, लेकिन होपफुली आपने प्रीवियस क्लासेस में इस टर्म को जरूर रीड किया होगा। क्या वर्ड पढ़ा मैंने? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसकी जो वर्डिंग है इस पर गौर करिए तो आपको नजर आ रहा है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो अब वो जो प्लास्टिक की बॉटल है वो स्पेसिफिक वे से इंडस्ट्री में आएगी, उसके ऊपर चेंजेस होनी हुई तो चेंजेस हो जाएंगी और एक्चुअल में बाद में वही बॉटल दोबारा क्या हो जाएगी? रिसाइकल। क्या हो जाएगी? रिसाइकल। देखिए इसमें हमें क्या बेनिफिट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने एक बॉटल बाहर फेंकी, साथ वालों ने, साथ यानी आपके नेबरहुड से, इस तरह तो पूरा कंट्री मौजूद है। अब अगर ये बॉटल जमा होना शुरू होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रॉब्लम होगी? लैंड पोल्यूशन। क्या होगी? लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन की वजह से हमारी जो रूटीन की लाइफ है वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। अब अगर वो लैंड पोल्यूशन से हम बचना चाह रहे हैं और वो प्लास्टिक दोबारा रिसाइकल होकर हमारे कह लीजिए एनवायरनमेंट में आ रहा है तो इससे बड़ा बेनिफिट हमें और नहीं मिल सकता। और यकीन मानिए आज इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक्चुअल में स्ट्रेटेजी को फॉलो करके और इसके साथ साथ इस मेथड को जो कि एक्चुअल में मेथड है 3R स्ट्रेटेजी का, इसको फॉलो अप करके हमने बहुत सी लैंड पोल्यूशन या सॉलिड पोल्यूशन जो है जो लैंड पे पाई जाती है उससे अपने आप को बचा लिया है, अपने आप को कंजर्व कर लिया। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है मेथड का 3R स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने बात की रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स अब आप आ जाइए पेज नंबर 132 पे, क्योंकि हमने इसको काफी डिटेल में समझ लिया है इसलिए इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे आप रीड करिए, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको जो प्रिंसिपल हैं 3R स्ट्रेटेजी के वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप पेज नंबर 132 के लास्ट पे देखिए, आपको R1 स्ट्रेटेजी यानी रिड्यूस लिखा हुआ नजर आएगा। तो जी इसको सुनिएगा। वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट देम, यानी हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज दिस प्रिंसिपल एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर डेली लाइफ्स, यानी हमें अपनी जो रूटीन की लाइफ है उसमें इस स्ट्रेटेजी को लगाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी जाया नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जाया नहीं करनी चाहिए। फ्यूल, ठीक है। वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज, टैप यानी जो आप कह लीजिए घर में जो टैप होता है जहां से वाटर आता है जिसको हम नलका भी कहते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए। देखिए अभी इस पैराग्राफ में आगे जो बातें होने वाली हैं वो सारी की सारी आपके लिए एडवाइसेस हैं, सारी की सारी वो एडवाइसेस जो आपको इस उम्र में माननी चाहिए। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि इस एडवाइस को आपने सिर्फ घर पे ही फॉलो करना है। यानी अगर आपको अभी समझाया गया कि आप टैप क्लोज कर दें जब जरूरत नहीं, तो अब इसका ये मतलब नहीं आप सिर्फ अपने घर का ही टैप बंद करें। इट मीन्स दैट आपने अपनी जिंदगी में जहां पे भी मौजूद हैं और जहां पे भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं कि वेस्ट हो रही हैं, इनको आप कंजर्व करिए। ठीक है। वी शुड बाथ विद अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, यानी शावर का इस्तेमाल ना किया जाए, उसमें पानी ज्यादा यूज होता है। बकेट का इस्तेमाल करिए, बाल्टी जिसको कहा जाता है। द लाइट्स एंड फैंस शुड बी ऑफ, ठीक है। जो लाइट जलाई जाती है और फैंस जब इनकी जरूरत नहीं है इन्हें बंद कर दिया जाए। वी शुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोटर फ्यूल। ये मैंने आपको आते साथ एग्जांपल दी थी बाइक की, ठीक है। ये उसी बात को जस्टिफाई किया जा रहा है। We should not waste food and should give unused food to poor people, यानी जो खाना आपने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आपको लगता है कि ज्यादा उसको जाया करने की बजाय आप गरीब लोगों में बांट दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए, वो आपको दुआएं भी देंगे और इस तरह वो खाना वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है रीयूज।
वी शुड यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए चीजों को। वी शुड नॉट थ्रो अवे मटेरियल्स, हमें इन चीजों को नहीं फेंकना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जी, देखिए सबसे पहले ग्लास कंटेनर्स, ठीक है, शीशे के जो कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, पेपर जो होता है, कपड़ा जो होता है, ये दीज शुड बी रीयूज्ड एट डोमेस्टिक लेवल। डोमेस्टिक यानी घरेलू दर्जात पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार, रादर देन बीइंग थ्रोन, इसकी बजाय कि आप इसे फेंक दें। इट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, अंडरलाइन करिए इस लाइन को कि इट रिड्यूसेस द सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, कि सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और ये रीयूज की स्ट्रेटेजी में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं जी। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, रीसाइकल materials such as paper, plastic, glass can be recycled। मैंने प्लास्टिक की एग्जांपल दिया आपको, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल की। This decreases the volume of refuse, ये हुजम, वॉल्यूम मीन्स हुजम जो होता है रिफ्यूज का, उसको कम करता है। रिफ्यूज का मतलब आप कह लीजिए कचरा, ठीक है, कचरे का जो वॉल्यूम है वो कम करता है। अब कचरे का कौन सा वॉल्यूम है जी, यही जो मैंने आपको बॉटल्स की एग्जांपल दी उसी की बात कर रहा हूं। एंड हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये आपकी मदद करता है कंजर्वेशन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की। ये तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ ली 3R स्ट्रेटेजीज। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मे बी ALP का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जिंदगी का एक बहुत अहम टॉपिक और बहुत अहम एडवाइस आपको करना चाह रहा हूं। अगर आप इसी टॉपिक जहां पे हमने R3 स्ट्रेटेजी कंप्लीट की, इसके नीचे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा दो जो हैं, 2 ब्लू लाइंस एज अ बार की फॉर्म में लिखी हैं, वो एक्चुअल में R4 स्ट्रेटेजी है। देखिए R4 स्ट्रेटेजी जो है वो आप देखेंगे तो लिखा है रीफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्ट, यानी दरख्तों को लगाएं, दरख्तों को लगाएं, ट्रीज लगाएं, प्लांटेशन करें। यानी आपको अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है दरख्त यानी ट्रीज लगाने की। देखिए ट्रीज जो है हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ट्रीज ही हैं जो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अबंडेंट अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स एंड स्पेसिफिकली ड्रग्स, जो कि कह लीजिए एज ए एंटीबायोटिक के लिए यूज होते हैं, वो हमें यही प्रोवाइड करते हैं। अब अगर इन ट्रीज को हम काटना शुरू कर दें अपने घर, अपने फर्नीचर्स वगैरह को बनाने के लिए, और इनको इस तरह इनकी रिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो दिन ब दिन आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें मजीद जो है वो आप कह लीजिए एडिशन हो जाएगी समर की यानी गर्मी की। और आप देखते हैं कि कितना एनवायरनमेंट जो है वो अब गर्म रहता है पाकिस्तान का, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो कह लीजिए दरख्त की कटिंग की जाती है, विच इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लेकिन इन्होंने यहां पे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के टॉपिक में जो 3R स्ट्रेटेजीज हैं उसमें 1R और ऐड करने का कहा, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्ट। ठीक है, अभी इस स्टेप पे काम होपफुली, क्योंकि ये बुक ओल्ड है तो काफी हद तक कर लिया गया है। अब आप देखते हैं कि आज हम लोग अपने घरों में कोशिश करते हैं पॉटेड प्लांट यानी गमले वगैरह रख लेते हैं, ठीक है, या तो छोटा सा बागीचा वगैरह अपने घर के अंदर उसकी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि वहां पे प्लांटेशन कर सकें। इसका बहुत ज्यादा फायदा है, इससे आपका एनवायरनमेंट भी कूल रहता है, टेम्परेचर भी लो होता है। इसके अलावा ट्रीज हमें शेडी एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, धूप से बचाते हैं, तो एक लिहाज से इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप कोशिश करिए कि घर में अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो इस स्पेस को यूटिलाइज करिए, वहां पे प्लांटेशन करिए। बहरहाल स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें आपको 3R स्ट्रेटेजी का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी पढ़ी रिड्यूस की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने पढ़े जो कि आपने नहीं करने या अगर करते हैं तो उन पर कंट्रोल करना है। वो तमाम फैक्टर्स में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। एंड कमेंसलिज्म इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
तो आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस को देखिए, इनमें से आप एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करिए और इसको स्पेसिफिकली कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का जो टॉपिक है, जो कि एक्चुअल में आपकी बुक पे मेंशन है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज डेंगू फीवर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कशन की थी और उसमें हमने डिटेल में सारी वो बातें डिस्कस की थी जो हमारी रूटीन लाइफ से भी काफी मैच करती थी। आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है डेंगू फीवर का, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबाई का एंड ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 134 पे आपको एक ब्लू कलर का एक लार्ज पैराग्राफ नीचे नजर आ रहा होगा। इसमें आपके पास ये टॉपिक अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू ALB। स्टूडेंट्स, डेंगू फीवर की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं, रिकॉल करवाना चाहता हूं कि आपने अपने 9th क्लास का जो सिलेबस पढ़ा था बायोलॉजी का, उसमें बायोलॉजी के सिलेबस में आपने सेकंड चैप्टर में सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वहां पे हमने डिस्कस की थी एंड द प्रॉब्लम इज मलेरिया। स्टूडेंट्स, जैसे हमने मलेरिया की डिस्कशन की थी डिटेल में, वैसे ही आपके पास डेंगू फीवर को सॉल्व करने के लिए डेंगू फीवर का इलाज यानी इसकी ट्रीटमेंट मेजरमेंट्स जो हैं वो सारी देखी गई। तो अब हम आज देखेंगे कि क्या इसकी एंटीबायोटिक अवेलेबल है कि नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डेंगू फीवर कैसे आया। लेकिन मैं आपको ये बात फिर एक दफा रिकॉल करवा दूं कि जैसे हमने वहां पे आप कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जब मलेरिया का डिस्कस किया था, तो उसमें हमने जो डिस्कशन में ये देखा था कि कैसे मस्कीटो अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मलेरिया स्प्रेड करता था। इसी तरह की बात हम डेंगू फीवर में पढ़ेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डेंगू फीवर कौन से मस्कीटो की वजह से होता है, हम पहले उसकी बात करेंगे। तो जी, उसी मस्कीटो का नाम यहां पे मैंने मेंशन किया, इट इज एडिस एजिप्टी। क्या वर्ड है? एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी जो है वो एक्चुअल में वो आपके पास मस्कीटो है जो कि एक्चुअल में डेंगू फीवर फैलाने में मौसर साबित होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि एडिस एजिप्टी जो मस्कीटो है, ये जिस डिजीज को डेंगू फीवर को फैला रहा है वो एक्चुअल में एक वायरल इंफेक्शन है। अब व्हाट इज वायरल? स्टूडेंट्स, वायरल का मतलब यहां पे है कि ये एक्चुअल में जो स्प्रेड हो रहा है, ये एक्चुअल में एक वायरस स्प्रेड हो रहा है। वायरल इंफेक्शन यानी ऐसा इंफेक्शन जो किसी वायरस की वजह से हो।
ठीक है, यानी एक बात ये कंफर्म होगी कि इस मस्कीटो का नाम क्या है जो कि डेंगू फीवर फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है। दूसरा ये बात कंफर्म होगी कि एक वायरल डिजीज है, वायरल यानी जो वायरस के थ्रू जो है वो स्प्रेड करती है। अब आते हैं हम एडिस एजिप्टी की नेचर पे, ठीक है, उसकी क्या नेचर है। देखिए जितने भी मस्कीटो हैं, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मेल एंड फीमेल मस्कीटो जो हैं वो प्रॉपरली डिपेंड करते हैं नेक्टर पे, जहां से वो अपना फूड हासिल कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें वहां से शुगर मिल जाता है, या फिर वो कोई दूसरा इन्वायरमेंट देखते हैं जहां से वो मोस्टली अपना नेक्टर ही गेन करते हैं। लेकिन जो फीमेल मस्कीटो है उसको अपने जो बेबीज हैं उनकी नॉरिशमेंट के लिए सॉरी उनकी खुराक को पूरा करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो जरूरत होती है वो एक्चुअल में जरूरत होती है मैमल्स के ब्लड की। मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने पास स्पेसिफिकली ग्लैंड्स रखते हैं मिल्क के, ठीक है, ये हम जब प्रैक्टिकल्स की डिस्कशन करेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे क्लासेस में अकॉर्डिंग, और उसमें हम मैमल्स की डिस्कशन करेंगे। बहरहाल स्टूडेंट्स, यहां पे हम बात कर रहे थे कि जो मस्कीटो है उसको जरूरत होती है उस ब्लड की जो मैमल्स का है। अब मैमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, ठीक है, तो जब ये आप कह लीजिए जो मस्कीटो है ये आता है, स्पेसिफिकली फीमेल मस्कीटो, क्योंकि बेबी की नॉरिशमेंट उसके पास है करने की, क्योंकि वो माँ है, फीमेल है, तो वो जब आके किसी ह्यूमन को बाइट करती है, लेकिन बाइट करने से वो ब्लड सक करती है, ये उसका एक नेचुरल प्रोसीजर है जो उसने करना ही करना है। लेकिन ये माना जाता है कि इसी मस्कीटो ने किसी ऐसे पेशेंट को बाइट किया जिसको पहले से ही डेंगू फीवर था, ठीक है, इसके हम ओरिजिन पर नहीं जा रहे अभी, क्योंकि ओरिजिन की डिस्कशन इतनी नहीं है ना यहाँ पे दी गई है। अभी हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और इतना लेक्चर के लिए टाइम भी नहीं है कि वो हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा काम एज अ होम असाइनमेंट आपके लिए यहाँ पे मैं छोड़ता हूं कि आपने इसकी डिस्कवरी करनी है कि कैसे इसको आपने सर्च करना है यूट्यूब पे कि वो क्या पहला कौन सा पर्सन था दुनिया में जिसको डेंगू फीवर हुआ, ठीक है, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है, ट्रॉफिक एंड सब ट्रॉफिक लेवल्स और कंट्रीज में ये फैला हुआ है, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी है। बहरहाल जब ये मस्कीटो कट करता है, ब्लड गेन करता है, नेचुरल प्रोसीजर, लेकिन ये इस मस्कीटो की नेचर होने के बावजूद जब इसने एक ऐसे पेशेंट को कट किया जिसको पहले डेंगू फीवर था, अब इसके पास वो वायरस आ गया। अब ये किसी नॉर्मल पर्सन को काटने गया अपना ब्लड लेने के लिए ये मस्कीटो, तो इसने एक्चुअल में वही वायरस अपने सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया उस ह्यूमन में। इस तरह ये वायरस जो है ये क्या होता गया, स्प्रेड होता गया, ये वायरस फैलता गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट ये मेंशन किया कि एडिस एजिप्टी जो है इसको जरूरत होती है, नीड्स द ब्लड ऑफ मैमल्स यानी ह्यूमन, और इसी बेस पर इसने ये ट्रांसमिट किया वायरस विच इज कॉल्ड डेंगू वायरस। अब आते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वायरसेस की तरफ, या आप कह लीजिए स्टेजेस ऑफ वायरसेस। यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया आपकी बुक में, लेकिन ये कहा गया कि 4 टाइप्स होती हैं। मैंने उनको नाम दे दिए हैं, उनके जो सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। डेंग 1 यानी डेंगू की फर्स्ट टाइप, फर्स्ट स्टेज, डेंग 2, डेंग 3, डेंग 4, यानी 4 टाइप्स या 4 स्टेजेस होती हैं डेंगू वायरस की, और यही वो 4 स्टेजेस हैं जिससे पेशेंट को गुजरना पड़ता है। नो डाउट अगर प्राइमरी स्टेजेस पे या प्राइमरी स्टेजेस पे अगर पता चल जाए डेंगू वायरस का, उसकी अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट की रिकवरी है, लेकिन अगर ये सब आप कह लीजिए स्टेजेस बढ़ती जाएं तो ये फिर इसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ, वो ये कि इसमें जो लास्ट स्टेज होती है डेंगू वायरस की, इसको एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड की गई है, इट इज कॉल्ड DHF और DSS, ठीक है। ये बड़ी ही कह लीजिए बहुत ही सीवियर होने वाली और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और डेंजरस स्टेज है, जिसमें पेशेंट की डेथ जो है वो कंफर्म हो जाती है कि होनी ही है डेथ, ठीक है।
अब DHF या DSS, इसमें जो DHF है इसको हम पढ़ते हैं डेंगू हीमोरेजिक, क्या वर्ड है, हीमोरेजिक, हीम ब्लड रेजिक, ठीक है, हीमोरेजिक फीवर, ये है एक्चुअल में DHF। या फिर DSS को हम पढ़ते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है, शॉक से मीनिंग आप समझ गए हैं झटके वगैरह लगना। अब यानी ये वो स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, जिसमें काफी ज्यादा हद तक जो हमारा पेशेंट है वो दर्दनाक स्टेज पर या दर्दनाक लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये वो बातें स्टूडेंट्स टॉपिक में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ जो बातें मैंने सामने मेंशन नहीं की वो हम रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। यानी अगर स्टेज 1 पे आपका पेशेंट है तो कैसे पता चलेगा, कौन से सिम्पटम्स हैं, इलामात, उन्हें हम रीड करेंगे। इसी तरह स्टेज 4 जो है, या आप यूं कह लीजिए DHF या DSS है, इस स्टेज पे जो आपका पेशेंट है उसके साथ क्या होगा हम उसको देखेंगे। इसके बाद एक पॉइंट मैं चले यहां पे ऐड कर देता हूं फर्दर, वो पॉइंट क्या है जी, वैक्सीन। देखिए आप ये बेहतर जानते हैं कि जो वैक्सीन होती है वो हमारे पास अवेलेबल होती है उस डिजीज की, जो डिजीज ऐसा है जिसका एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता। एंटीबायोटिक्स को अभी आप वर्ड को इस तरह यूं याद कर लीजिए कि आम मेडिसिन, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। ये हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, चैप्टर नंबर आई थिंक 16 है, फार्माकोलॉजी, उसमें हम ये प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि ड्रग्स क्या हैं, एंटीबायोटिक्स क्या है। बहरहाल वैक्सीन क्या है जी, वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल होता है जो एक स्पेसिफिक डिजीज को खत्म करने के लिए, या फिर हम ये कहते हैं कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिकली किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड वैक्सीन। एंड इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वैक्सीनेशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कि जो डेंगू वायरस है उसका इलाज नहीं है, नो ट्रीटमेंट, सिर्फ इसको वैक्सीनेशन करवाकर कंट्रोल किया जा सकता है, जब तक कंट्रोल करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था आज वर्क फॉर डे 6 का, डेंगू वायरस का। अब चलते हैं उस पॉइंट पर जो आपके लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप हैं जो कि इस डेंगू वायरस को खत्म कर सकते हैं दुनिया से, या इसको कंट्रोलिंग स्टेजेस से आगे ले जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं, अभी थोड़े लम्हात पहले ये कहा गया कि ये खत्म नहीं हो सकता, कंट्रोल करना, और अब कहा जा रहा है कि खत्म हो सकता है। देखिए आप दुश्मन को, अगर आप देखिए, अगर हम वैसे फॉर्मल बात करें, दुश्मन को मारना है तो मारने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा जो हथियार एक मुसलमान को दिया है वो उसके कह लीजिए उसका इल्म है, उसका कलम है, ठीक है। इसी तरह आप अगर ये चाहते हैं कि डेंगू वायरस को कंट्रोलिंग लेवल से आगे ले जाया जाए, यानी उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसको स्प्रेड करने वाले मस्कीटो को किल कर दें, यानी आप एडिस एजिप्टी को जो है वो क्या कर दें, किल कर दें। अगर उसे किल कर दिया जाए तो फिर ये वायरस जो है, इसका जो ट्रांसफ्यूजन है या ट्रांसमिटेड जो ये हो रहा है हमारी अर्थ पे, ये रुक सकता है, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा मस्कीटो यही काम दोबारा करे, हम वो प्लानिंग बाद में करेंगे, लेकिन पहले अभी जो हमारे पास सूरत हाल अभी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको किल कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी जो एडिस मस्कीटो है ये पैदा कैसे होता है, क्योंकि उसको किल करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके सामने एज अ फ्लो चार्ट में एक बनाई है, जिसमें मैंने आपके सामने यहाँ पे सेंटर में लिखा है जी लाइफ साइकिल ऑफ एडिस मस्कीटो, यानी एडिस मस्कीटो की जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कैसे होती है। देखिए इसको साइकिल को आप जिस मर्जी पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन मैं इसको यहां से एडल्ट से बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपके लिए भी कन्वीनियंट हो। एडल्ट का मतलब कि जब जो मस्कीटो है वो प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब इस एडल्ट ने क्या करना है, इस एडल्ट ने एग ले करने हैं, यानी अंडे देने हैं। अब एग ले करने के लिए डेंगू वायरस जो है, डेंगू वायरस
ये स्पेसिफिक जगह होती हैं जहां पे ये एग ले करते हैं। वो जगह जो है वो हमने काफी हद तक न्यूज में भी सुनी है, अभी हम उनको रीड भी करेंगे, ठीक है। उन जगहों पर वो अंडे देते हैं, फिर वो एग कुछ स्टेज अगली स्टेज पे मूव करते हैं, ठीक है। और वो अगली स्टेज उसकी क्या है, लार्वा। फिर वो लार्वा से अगली स्टेज पे जाते हैं, अगेन वो कौन सी है, प्यूपा। और प्यूपा से वो फिर अपनी अगली स्टेज पे जाते हैं, एडल्ट पे। फिर वो एडल्ट जो है दोबारा एग ले करते हैं, और ये इनकी लाइफ साइकिल चल रही है। देखिए अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इन मस्कीटो की लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करना है, ताकि इनकी जो नॉरिशमेंट है वो हो ही ना सके। एग होंगे ही नहीं, तो एग जब होंगे ही नहीं तो उनके लिए आप ये कह लीजिए एडिस एजिप्टी को जरूरत ही नहीं है मैमल्स के ब्लड लेने की। अब आप एग किल करें, आप लार्वा को किल करें, प्यूपा को या एडल्ट को, यानी इस स्टेज में आपने इनको किल करना है, तब ही आप इस डेंगू वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। अब इनको किल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिनको हम प्रिवेंशंस कहते हैं, यानी बचाव। हम कैसे अपना बचाव करें? अपने बचाव के लिए जरूरी है कि उन जगहों को आप खत्म कर दें, या उन जगहों में मौजूद उस मटेरियल को खत्म कर दें जहां पे ये एग ले करते हैं। जैसे डेंगू वायरस जो है वो साफ पानी में, या फिर वो पानी जो जमा पानी है, किसी जगह पे रुका हुआ पानी है, वहां पे एग ले करते हैं। अब आप घर में देखिए कहां कहां आपका पानी जो है वो स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल बकेट है, उसमें पानी काफी देर तक आपने रखा हुआ, नहीं उसको आप यूटिलाइज करिए, उसे स्टोर ना करिए, ठीक है। जो आपके टैंक होते हैं, जो आपके फ्लोर मतलब छतों पर आपकी जो छत होती है, सीलिंग उसके ऊपर पड़े होते हैं, वो फिल होते हैं वाटर से, उसको यूज की फॉर्म में रखें, खड़ा ना होने दें, ठीक है। ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या प्रिवेंशन हैं जिनको फॉलो करके आप इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीकाकार है कि आप उस जगह को देखिए जहां पे आपको लग रहा है कि इसकी एग ले किए गए और वहां पे उसका लार्वा बन गया, तो लार्वा को ईट करने के लिए, मस्कीटो के लार्वा को ईट करने के लिए दुनिया में कुछ फिशेस भी मौजूद है। अब अक्सर क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया को देखा जाए जहां पे पानी ज्यादा है और वहां पे चांसेस हैं कि एग से लार्वा बन चुका है, तो उस लार्वा को खत्म करने के लिए फिशेस, वो स्पेसिफिक फिश होती है जिसको छोड़ा जाता है, वो पानी में जाती हैं और उसके लार्वा को खा जाती हैं। तो यानी इन मेथड्स को पढ़ के हम अगर चाहें तो डेंगू वायरस को दुनिया से खत्म कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना जरूरी है। तो ये स्टूडेंट्स वो तरीके हैं, वो अमल हैं, वो काम हैं जिनको यूटिलाइज करके हम काफी हद तक इस बीमारी से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। नो डाउट आज हम 2021 यानी 2021 में हैं, और इस इरा में नो डाउट अभी डेंगू वायरस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना आजकल हम ये देख सकते हैं कि कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस डिजीज 2019 कहा जाता है, जो 2019 में आया और स्टिल अभी तक इसका असर अवेलेबल है, जिसकी बेस पे हमारे स्कूल्स वगैरह भी क्लोज हैं, हमारा जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डिस्टर्ब है। इसको भी दुनिया से अगर हमने खत्म करना है या इसको रिड्यूस करना है तो उसका तरीका भी सिर्फ कोशिश ही है, ठीक है जी। तो आइए आप जरा रीडिंग की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 134 है हमारे पास। 134 पेज पे स्टूडेंट्स हम इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं जी कि डेंगू फीवर इज अ वायरल इंफेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू अ मस्कीटो, ठीक है जी। इट हैज बिकम अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, 4 टाइप्स हैं जी इसकी। अब कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं जी, देखिएगा। रिकवरी फ्रॉम इंफेक्शन बाय वन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यानी अगर आप इनमें से किसी एक में भी रिकवरी पा लेते हैं तो ये आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, यानी वो दोबारा चांसेस हैं कि ये आपको नहीं होगा अगेंस्ट द वायरस, बट प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन बाय द अदर 3 वायरसेस। मतलब इसकी जो पहली स्टेज है अगर वो आपको हो गई, अगर आप उससे रिकवर हो जाते हैं तो फिर तो आप इजीली बच सकते हैं, इम्यूनिटी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन नहीं होगी, उससे आपको प्रोटेक्शन करवानी पड़ती है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो कितना इम्यून है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। According to the WHO, there are 15 million dengue infections
वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर, यानी हर साल 50 मिलियन जो हैं ये इन्फेक्शियस डिजीजेस से फैलने वाली जो बीमारी है ये पेशेंट को हो रही है। एंड नाउ 2.5 बिलियन पीपल एट अ रिस्क फ्रॉम डेंगू। 2.5 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये है। अब स्टूडेंट्स एक बात इसमें मजीद अगर ऐड कर दी जाए तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बन जाएगी इस बात की, वो बात थोड़ी सी मिस हो गई थी बताते हुए कि अब डेंगू वायरस जब हमारी बॉडी में आता है तो कैसे असर करता है, कैसे इफेक्ट करता है। देखिए जैसे ही हमारे ब्लड में आएगा कौन, डेंगू वायरस, ये हमारे ब्लड में आने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा कि हमारे WBCS जो कि असल में हमने ये 9th क्लास में पढ़े थे, डिफेंसिव सेल्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी का डिफेंस करते हैं, बचाव करते हैं। ये क्या करेंगे, डेंगू वायरस जैसे आएंगे ब्लड में कॉपीज बनाएंगे और WBCS को डिस्ट्रॉय कर देंगे या किल कर देंगे। अब जब WBCS डिस्ट्रॉय या किल हो चुके हैं, अब आपकी बॉडी को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, आपकी बॉडी को पावर नहीं मिल सकती, जिस वजह से आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये असल में वर्किंग है डेंगू वायरस की, कि डेंगू वायरस जो है वो इस तरह काम करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, The female Aedes mosquito get the virus when it bite an infected person। ठीक हो गया जी। कैसे इसने हासिल किया एक infected person से, when infected mosquito bite another person, जब उसने किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को काटा तो वायरसेस जो हैं वो एंटर हो गए his her यानी मेल या फीमेल में ब्लड के थ्रू एंड अटैक, और उन्होंने कहा अटैक किया WBCS पे, और WBCS जैसे गए वायरसेस वहां पे जाकर रिप्रोड्यूस हो गए, यानी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की WBCS में एंड डिस्ट्रॉय देम, और उन्होंने WBCS को तबाह कर दिया। इन सीवियर केसेस, बहुत से मामलात में वायरस अफेक्ट्स लिवर एंड बोन मैरो। ठीक है, जब ये स्टेज बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये आपके लिवर पे भी इफेक्ट करता है और बोन मैरो। बोन मैरो स्टूडेंट्स हम हड्डी के गूदे को कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। आगे एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इससे आपकी ब्लड प्लेटलेट्स भी कंसंट्रेशन में कम हो जाती हैं और एक्चुअल में पेशेंट जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ब्लीडिंग, यानी पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका ब्लड थिन हो जाता है, बारीक हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स ना होने की वजह से, WBCS ना होने की वजह से। ठीक है, अदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड, अब इसके अलावा क्या इलामात हैं, हाई फीवर, बहुत तेज बुखार रहे, सीवियर हेडेक यानी सर में बहुत ज्यादा दर्द, पेन बिहाइंड द आईज आंखों के पीछे दर्द, मसल एंड जॉइंट पेन्स जोड़ों का और पट्ठों का दर्द एंड रैश। ये वो सिम्टम्स हैं, अगर ये किसी को हैं तो इट मींस दैट कि उसको डेंगू वायरस है या डेंगू फीवर है जी। समटाइम डेंगू फीवर कन्वर्ट इनटू DHF और DSS। DHF रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, यानी DHF जो है उसके रिजल्ट में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और इसके साथ उन्होंने राइट किया जी लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, वही बात रिपीट हुई, एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज, और ब्लड का जो प्लाज्मा है वो लीकेज यानी उसमें लीकिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए जो हमारा ब्लड है, हम ब्लड की इतनी बार डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एक बात रिकॉल करवा दूं, मैंने सोचा कि शायद मैंने पहले बता दिया इसलिए मैंने उस पर कंसंट्रेट नहीं किया, कि जो हमारा ब्लड होता है अगर इसकी बात कर ली जाए तो हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स 45% होते हैं परसेंटेज के एतबार से, और प्लाज्मा जो है वो हमारे पास 55% होता है। ठीक है, ये हमने परसेंटेज पढ़ा था। अब ब्लड सेल्स में आपके पास जो है वो एक्चुअल में 3 टाइप्स आ जाती हैं ब्लड सेल्स की। ठीक है, द फर्स्ट इज RBCS रेड ब्लड सेल्स, सेकंड इज WBCS व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड लास्ट पे क्या आ जाती हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है जी, ये आपके पास 3 जो सेल्स की टाइप हैं वो आ जाती हैं, व्हाइट, रेड एंड प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स। दूसरी तरफ जो है वो एक्चुअल में ब्लड का प्लाज्मा होता है जो कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है।
इसमें स्टूडेंट्स क्या क्या है, इसमें आप कह लीजिए कुछ प्रोटीन्स हैं काफी हद तक, सॉल्ट्स हैं, वाटर, ये सारा कुछ मिलकर प्लाज्मा बनता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा की लीकेज की बात हो रही है वो इसी प्लाज्मा की लीकेज की बात हो रही है। अच्छा जी, इन डीएसएस ब्लड प्रेशर फॉल डेंजरसली लो, यानी बहुत कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि सही तरह से जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से। लें जी, अंडरलाइन करिए अगली लाइन, देयर इज नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, कोई तरीका नहीं है इसकी वैक्सीन और ट्रीटमेंट का। प्रेजेंट में तो ये है कि जी ओनली मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेंगू वायरस, अभी तो कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ये बुक आपकी ओल्ड है तो ये उस एतबार से कह रहे हैं कि कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रांसमिशन इज टू चेक द स्प्रेड ऑफ एडिस मस्कीटोज, और ये ट्रांसमिशन के बारे में देखा गया कि सिर्फ एडिस मस्कीटो है जो ये काम कर रहा है, इसलिए हमने सिर्फ इसी का नाम राइट किया है। एडिस एजिप्टी ब्रीड्स प्रिमरली इन द कंटेनर्स, पहले इसने अपनी ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन जो है वो कहां पे स्टार्ट की, कंटेनर्स में, यूज फॉर वाटर स्टोरेज, यानी वो कंटेनर जिनमें पानी को जमा किया जाता था। डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स, डिस्कार्ड जो वेस्टफुल होते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स वो देख लीजिए। यूज थ्रू प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉरी एक लाइन मिस हो गई यहाँ पे, डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स यूज ऑटोमोबाइल टायर्स, ये जो ऑटोमोबाइल टायर्स होते हैं, हमारी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं ये जो बाहर पड़े रहते हैं वो, एंड अदर आइटम दैट कलेक्ट रेन वाटर, और कोई भी दूसरी चीज इसमें पानी जमा हो जाए, ये तमाम तर चीजें। मस्कीटो कैन बी कंट्रोल थ्रू प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इंप्रूव वाटर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, यानी जहां पे पानी जमा किया जा रहा है अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी, कि उन जगहों को सही कर लें, ठीक है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हो गए, ये तमाम तर चीजें, तो फिर हम इससे दूर जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा मस्कीटो है ये जनरेट ही नहीं होगा, एग ही ले नहीं होंगे तो बाकी वर्किंग ही नहीं होगी। स्मॉल फिशेज आल्सो हैव यूज्ड फॉर किलिंग द लार्वे ऑफ द मस्कीटो, ये बात भी आपको बताई गई थी कि फिशेज जो होती हैं स्मॉल, ये भी जो लार्वा होता है एक्चुअल में इसी की एक स्टेज होती है मस्कीटो की, उसे खा लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैव नॉट प्रूव्ड एफिशिएंट इन किलिंग द मस्कीटो, यानी जो इंसेक्टिसाइड्स कीड़ेमार अद्वियात के स्प्रेज वगैरह होते हैं जो फार्मर भी यूज करते हैं वो इसके लिए मौसर साबित नहीं हुए, बिकॉज स्प्रे डजंट पेनिट्रेट ऑल द हैबिटेट्स ऑफ द मस्कीटो, यानी जो उसकी आदत है, उसकी जो बॉडी की नेचर है, वो स्प्रे इतना इफेक्टिव नहीं है जो उसकी नेचर को, उसकी बॉडी को क्या कर सके, स्प्लिट कर सके, उसकी आदत को तोड़ सके। इसीलिए फिर हमने क्या किया, हमने आज अपनी जो वाटर स्टोरेज प्रॉब्लम्स हैं और ये तमाम तर चीजें जो हमें उस टाइम बताई गई थी हमने उन्हें ठीक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2021 में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डेंगू वायरस से काफी हद तक पीछे हैं, ठीक है। ये कभी कभार आ जाता है तो आ जाता है चंद लम्हात के लिए, लेकिन ये अब उस तरह नहीं है जिस तरह जब ये आया था, स्टार्ट हुआ था तब था, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोशिश की और वो तमाम प्रैक्टिसेस की, वो तमाम चीजें की गई, हमने वो परफॉर्म की जो कि हमें सुनने को लिखते वक्त और टीवी न्यूज चैनल से मिली। इसीलिए क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, और हमें चाहिए कि जो लोग अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, उन्हें हम ये चीजें खुद समझाएं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 6 के साथ ये चैप्टर आज डेंगू वायरस तक कंप्लीट होता है। होपफुली ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, आपने इसको एंजॉय किया, इसको अच्छी तरह अकॉर्डिंग टू एलपी इसके एमसीक्यूज को आप देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, एंड लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं आपको साथ साथ बताता आया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे वर्क फॉर डे 6 पे एज वेल एज हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है।